एग्जांपल लेते हैं। अब यदि यहाँ देखें तो मैंने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, void main और फंक्शन को ओपन कर लिया है कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। सबसे पहले यहाँ देखें मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बताया है कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए एरे के। उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट्स में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है 10 और 20। एरे ऑफ 0 में 10 स्टोर कर दिया है और एरे ऑफ 1 में 20 स्टोर कर दिया है। उसके पश्चात 2 नंबर मैंने यूजर के द्वारा एंटर करवाए हैं। ये दोनों नंबर यदि आप देखें तो स्कैनएफ के द्वारा एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 में स्टोर कर दिए गए हैं। अब मैं इन सब का टोटल करता हूं, एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 और उसके पश्चात एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3, इन सब का टोटल मैं एरे ऑफ 4 में स्टोर कर देता हूं। ये एक बिल्कुल सिंपल टोटल प्रोग्राम की तरह है। हमने यहाँ वेरिएबल्स के स्थान पे डायरेक्ट एरे को प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ देखें मैंने टोटल को प्रिंट करवाया है एरे ऑफ 4 के साथ, क्योंकि टोटल एरे ऑफ 4 में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरे ऑफ 4 को ले लिया है और गेट ch के पश्चात ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे यही प्रोग्राम अवेलेबल है। देखें हमारे पास 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है, एरे ऑफ 5 को लिया गया है और यहाँ पे बाकी 4 एलिमेंट्स का टोटल हमने एरे ऑफ 4 में स्टोर करवाया है और फिर एरे ऑफ 4 को प्रिंट किया है। इसको मैं कंट्रोल F9 से रन करता हूं प्रोग्राम को। आप देखेंगे कि डायरेक्ट मैसेज अवेलेबल है। यूजर को एंटर करने के लिए कहा जा रहा है 2 वैल्यू, तो मैं यहाँ 2 नंबर एंटर स्टोर कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ पे टोटल अवेलेबल हो गया है उन सभी का। इस प्रकार हमने एरेज को यहाँ प्रयोग किया है, जिसमें हमने एरेज में वैल्यू स्टोर भी करवाई है और फिर उन वैल्यूज को निकाल कर उनका प्रयोग भी किया है। अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं जो array2.c है, जिसमें हम लूप और एरे दोनों को इकट्ठा प्रयोग करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम लूप का प्रयोग एरे के साथ करके अपना समय बचा सकते हैं और साथ ही एरे को वैल्यूज इनपुट करवा सकते हैं या उससे आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि यहाँ देखें तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, void main फंक्शन ओपन हुआ है और यहाँ नीचे क्लोज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का जो पर्पस है वो ये है कि 5 एलिमेंट्स एंटर किए जाएंगे और हम उन 5 एलिमेंट्स का टोटल दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इंटीजर i और t 2 वेरिएबल लिए हैं और t में हमने 0 साइन कर दिया है और इसी के साथ एक एरे ऑफ 5 ले लिया है, जिसमें 5 एलिमेंट्स का हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब यदि आप यहाँ देखें तो क्लियर स्क्रीन के पश्चात हमने एक फॉर लूप लगाया है, जिसमें 0 से लेकर <5 अर्थात 4 तक एक लूप चलेगा और एक एक जोड़ के चलेगा और इसमें एक मैसेज अवेलेबल रहेगा एंटर वैल्यू, और जो वैल्यू दी जाएगी उसको एरे ऑफ i में स्टोर कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप यहाँ देखें तो जो स्टोर की गई वैल्यू है उसको t में जोड़ा जाएगा और जो वैल्यू आएगी टोटल करने के पश्चात उसको फिर से t में स्टोर कर दिया जाएगा और फाइनली लूप कंप्लीट होने के पश्चात हम उस t को प्रिंट करवाएंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम इस चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लूप के काउंटर i की। यदि आप i की बात करें, क्योंकि ये <5 तक चलेगा और ये 0 से शुरू होगा, तो कुछ इस प्रकार इसकी लूप्स रहेंगी 0, 1, 2, 3 और 4। इसके पश्चात लूप जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम एरे ऑफ i का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए एरे ऑफ i का अर्थ कुछ इस प्रकार है, जहां पे आपका एलिमेंट नंबर या इंडेक्स नंबर है आपका, वहां हमने i का प्रयोग किया है। क्योंकि शुरू में i 0 है तो यहाँ पे एरे का जो एलिमेंट है वो भी 0 माना जाएगा, एरे का इंडेक्स नंबर भी 0 माना जाएगा। अब जो वैल्यू दी जाएगी वो इस एरे ऑफ 0 में स्टोर की जाएगी। इसी तरह से यदि आप यहाँ देखें जब i 1 हो जाता है, क्योंकि एरे ऑफ i ही है एलिमेंट में, तो यहाँ पे एरे जो माना जाता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए माना जाता है। क्योंकि i 1 है तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट भी फर्स्ट की बात हो रही है, जिसमें 5 वैल्यू स्टोर की गई है। इसी तरह से जब हमारे पास i 2 हो जाता है तो यहाँ पे एरे जो एलिमेंट माना जाता है वो सेकंड एलिमेंट के लिए माना जाता है, दूसरे एलिमेंट के लिए माना जाता है, जिसमें हमने 4 वैल्यू स्टोर की है। इस प्रकार से एरे ऑफ 4 तक हम सभी वैल्यूज को स्टोर कर देते हैं, अर्थात पूरे 5 एलिमेंट्स में वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे t का अपना कार्य रहता है। t में सबसे पहले जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम में दिखाया था 0 है, तो यहाँ पे भी t में इनिशियलाइज वैल्यू, शुरुआत वाली जो वैल्यू है वो 0 है। t क्या करता है, इस 0 में सबसे पहले एलिमेंट की जो वैल्यू आई है उसको जोड़कर अपने पास स्टोर कर देता है, अर्थात 0 + 2
2 हो जाता है और t की वैल्यू 2 हो जाती है। उसके पश्चात जब 5 एंटर किया जाता है तो 5 को 2 के साथ जोड़ा जाता है और t की नई वैल्यू 7 आ जाती है 7। इसी प्रकार से 4 को साथ में जोड़ा जाता है 7 के, क्योंकि t में अब 7 है तो उसको जोड़ा जाएगा एरे ऑफ 2 एलिमेंट के साथ। आप यहाँ पे देखें तो ये क्योंकि लूप के अंतर्गत है, बार बार ये प्रोसेस, बार बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 7 को 4 के साथ अर्थात 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 और 10 को जोड़ा जाएगा 21, 21 और 9 को जोड़ा जाएगा 30। तो इस प्रकार आपको t जो है फाइनली 30 आउटपुट देगा, क्योंकि हमने यहाँ ये एलिमेंट्स जोड़े हैं। जो एलिमेंट्स हम देंगे उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे t वैल्यू देगा हमें। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये array2.c के नाम से फाइल अवेलेबल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देखेंगे कि सबसे पहले वैल्यू मांगी जा रही है, तो मुझे यहाँ पे 5 वैल्यूज एंटर करनी है, क्योंकि मेरे एरे की जो लूप है वो 5 तक चलेगी। सबसे पहले यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूं। नेक्स्ट लूप एलिमेंट के लिए 5, फिर 4, फिर 10 और लास्ट में 9। जैसे ही एंटर करता हूं देखिए मेरे पास टोटल जो है 30 अवेलेबल हो गया है, जो कि t का आउटपुट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम एरेज में इस प्रकार वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और उनको फेच करके निकाल के भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जब हम एरे को लूप्स के साथ प्रयोग करते हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट के लिए बार बार वैल्यूज नहीं देनी पड़ती। आप लूप के द्वारा उन सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास उपलब्ध है array3.c के रूप में। इसमें हमने एक कैरेक्टर एरे लिया है जिसमें 20 एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा एक एलिमेंट एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, अर्थात एक अक्षर को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अजय लिखना चाहता हूं तो 20 एलिमेंट्स में मैं पहले 4 एलिमेंट्स में अजय के लिए प्रयोग करूंगा। जो नेम ऑफ 0 रहेगा ए के लिए, नेम ऑफ 1 रहेगा वो जे के लिए, फिर से नेम ऑफ 2 रहेगा वो ए के लिए, फिर से जो नेम ऑफ 3 रहेगा वो y के लिए रहेगा। अर्थात इस प्रकार मैं अजय को स्टोर करूंगा। लेकिन मैंने 20 कैरेक्टर ले लिए हैं ताकि अगर बड़ा नाम हो तो वो भी स्टोर हो जाए। स्क्रीन को क्लियर किया गया है और यहाँ पे यूजर से पूछा गया है नाम के लिए। उसके पश्चात स्कैनफ के द्वारा उस नाम को स्टोर करवाया गया है। यदि आप यहाँ देखें तो स्कैनफ प्रयोग करते वक्त मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया है इसके साथ। जब भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करें, क्योंकि स्वयं ही एरे एड्रेस को रेफर करता है और जो अपने इंडेक्स वेरिएबल्स के लिए वैल्यू स्टोर करता है। और यहाँ पे यदि आप देखें तो फाइनली यहाँ पे printf स्टेटमेंट है जो थैंक्स फॉर कमिंग और नाम के साथ प्रिंट करवाई गई है। गेट ch के पश्चात हमने void main फंक्शन को क्लोज कर दिया है।